अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि चूंग पुलिस स्टेशन की हदूद में एक शख्स एक खातून को गाड़ी में सवार जो होती है उसे कत्ल कर देता है। उसके साथ बैठी हुई उसकी बेटी इस केस की मुद्दइया बनती है। पुलिस इब्तदाई तफ्तीश में ये कहती है कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं उसका शोहर है, लेकिन उसके बच्चे और लवाहिकीन इस बात को डिनाई करते हैं। उनका ये कहना है कि कातिल यानी कि जो मुल्ज़िम है उसने जब कत्ल किया तो वो ये एक इल्ज़ाम लगाता है कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है, हालांकि वो ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कत्ल करने वाला मुल्ज़िम क्या वाकई उस मकतूला का शोहर था या उसका कोई उसके साथ ताल्लुक़ था। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि जो चूंग के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, उसमें एक ख़ातून को गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने वाला शख्स कौन था? वो एक आदी मुजरिम था। इससे पहले भी वो हीनियस क्राइम की वारदातों में मुलविस रह चुका है और जेल काट चुका है। जो मकतूला थी उसके साथ उसकी बेटियां थीं। वो दोनों बेटियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माँ थी इनकी और बेटी जो है इस मुकदमे की मुद्दई बनी है। अभी भी पुलिस की जानिब से इनको कोई हक़ाइक़ सामने नहीं इनके लाए जा रहे हैं कि मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है या उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है, क्या मामला है। लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कत्ल की असल वजह क्या थी और कत्ल करने वाला कौन था, इनके साथ क्या रिश्ता था। सबसे पहले हम ये जानते हैं। बच्चे, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा याकूब है। आयशा, आपकी माँ को कत्ल किया जाता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कत्ल की वारदात होती कैसे? अपने घर से बाहर निकले गाड़ी पे तो बाज़ार की तरफ जा रहे थे। उससे पहले भी सारा दिन ये हमारे घर के बाहर ही घूमता रहा। नाम है इस शख्स का जिसने कत्ल किया है। मैं मेरी बहनें हम लोग गाड़ी पे जो हैं उधर रायवन रोड से जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। तो इसने आके ना पहले हमारे सामने गाड़ी लगाई है, तो पिस्टल लेकर मेन रोड पे, रायवन रोड जो मेन रोड है उसके ऊपर इसने गाड़ी जो है वो अपनी हमारी गाड़ी के सामने लगाई है और नीचे उतरा है और पिस्टल जो है उसको वो लोड किया है और हमारी तरफ पॉइंट किया है। जैसे ही मैंने ये चीज़ आपने पहचान लिया कि कौन था कौन नहीं? बिल्कुल सर, मैंने पहचान लिया था, इसीलिए मैंने जब वो फायर हमारी तरफ करने आया है तो मैंने नाम नाम ठीक है। तो मैंने जल्दी से गाड़ी जो है वो साइड से उसके निकाली है। और ड्राइव आप कर रही थी? हाँ जी सर, मैं ड्राइव करी थी। ठीक है। उसके फ़ौरन बाद हमने जो है वो 15 पे भी कॉल की है। 5-6 किलोमीटर हम गाड़ी ड्राइव करते रहे और ये हमारे पीछे लगा रहा है। 15 पे जब आपने कॉल की तो गोलियां चलाने से, कत्ल करने से वो कितनी ड्यूरेशन है? पुलिस तो 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाती है। वो 10 मिनट पहले हमने खबर की थी उन्हें। अच्छा, 15 पे कॉल की थी तो कत्ल होने से 10 मिनट पहले पुलिस पहुंची? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। क्या वजह हुई? सर वो यही कह रहे थे कि आप किसी एक जगह पे रुक जाएं, हम भेजते हैं। हम उन्हें बार बार कह रहे थे कि वो बिल्कुल हमारे पीछे, हम कैसे रुक जाएं। ठीक है। वो हमें मारने आया है, हम कैसे रुक जाएं। हम उन्हें नाम बताते रहे कि ये शख्स है जो हमारे पीछे आ रहा है और वो पूरी गाड़ी भर के आए हुए थे, तो हम कैसे रुक जाते। कितने लोग थे वो? सर वो तकरीबन 4 लोग थे, एक वो खुद था और 3 उसके साथ और लोग थे। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ जब 15 पे कॉल की, पुलिस नहीं आई, 10 मिनट के बाद फिर क्या होता है? सर 10 मिनट के बाद आगे यू टर्न आया है और मैं जैसे ही गाड़ी अपनी मोड़ने लगी, उसने हमारी गाड़ी के फिर सामने गाड़ी लगाई है और नीचे उतर के फायर की हैं, दोबारा से लगातार फायर किए हैं और मेरी मामा वाली साइड पे फायर हुए हैं। तो वो सीधा उसी टाइम मौके पे उनकी डेथ हो गई है। कितने फायर लगे थे? सर 4 फायर लगे उन्हें। 4 फायर लगे। अच्छा, और ये मुल्जिम वही था? जी सर, वही था। ठीक है। और एक ही वेपन के साथ उसने फायर किए कि बाकी लोगों ने भी? नहीं सर, उसी ने फायर किए। उसी ने फायर किए। आप मुझे बताएं कि वजह क्या है, कोई शख्स कैसे कत्ल करेगा? सर वो 12 साल से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो 12 साल से? जी सर, 12 साल से हमें टॉर्चर कर रहा था। 12 साल पहले भी जो है वो ऐसे ही हमें धमकियां देता था। किस वजह से? सर वो कहता था, मेरी मामा को फोर्स करता था कि शादी करें। अच्छा। निकाह करें उनसे।
मेरे वालिद साहब जो हैं उनकी 20 साल पहले डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो मेरी वालदा से मेरी वालदा को फोर्स करता था निकाह करें। ठीक है। उस टाइम पे मेरी वालदा ने इसके खिलाफ FIR भी की थी। FIR हुई थी? हाँ जी। तो उस टाइम पे कौन से पुलिस स्टेशन में? सर बगबानपुरा थाना था शायद उस टाइम पे, मैं छोटी थी, इतना मुझे याद नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके खिलाफ FIR हुई थी। उसके बाद जो है हमने लाहौर छोड़ दिया था। ठीक है। हाँ जी, 4-5 साल के लिए हमने लाहौर छोड़ दिया था। कहाँ चले गए? हम ये रावलपिंडी वाली साइड पे चले गए थे। इसकी वजह से? इसी की वजह से, क्योंकि ये हमें तब भी जो है गन्स लेके हमें डराता था और हमें बहुत ज़्यादा इस तरह तंग करता था। ठीक है। ये और इसकी सारी फैमिली मिल के हमें तंग करती थी। ठीक है। तो ये आपको कहता था, आपकी वालदा को कहता था कि निकाह करें। फिर तो हम लोग दूसरे शहर शिफ्ट हो गए, तो फिर खबर आई कि ये जो है अब जेल में है, इसने किसी का मर्डर कर दिया और ये 302 में जेल में चला गया था। अच्छा। हाँ जी। तो फिर हम लोग वापस आ गए, अपनी पढ़ाई लाहौर आके हमने कंटिन्यू की है। ठीक है। तो वहाँ अब आप आए हैं तो भी ये 6-7 महीने। कितना अर्सा ये जेल में रहा? सर तकरीबन 7 से 8 साल ये जेल में रहा। 7 से 8 साल रहा। और 7 से 8 साल जब ये जेल में रहा तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून? हाँ जी सर। रही, आपको किसी ने फिर तंग नहीं किया? जी सर। ठीक है। तो फिर उसके बाद 7-8 साल बाद जब जेल से आ जाता है फिर क्या होता है? सर ये 6-7 महीने पहले तकरीबन सिर्फ जेल से पहले बाहर आया है। 6-7 महीने पहले बस। ठीक है। आते ही इसने 1 हफ्ते बाद मेरी वालदा को दोबारा से जो है, उनका नंबर ऑन था पुराना, तो उस पर कॉल्स किए, मम्मा ने नहीं उठाई, तो इसने कोई आदमी लेके हमारे घर के नीचे आ गया। ठीक है। इसने फिर वही चीज़ की है, डराना धमकाना, हमारे मामुओं को डराना धमकाना, हमारी पूरी फैमिली को इसने जो है कॉल्स करके डराना कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आके फायर करता हूँ, मेरा उससे निकाह करवाओ नहीं तो मैं सबको मार दूँगा। ये इस तरह से इसने हमें टॉर्चर किया। फिर इसकी बहन जो है, बड़ी बहन है इसकी, जो इसके साथ इसके घर में रहती है, उसने भी हमें बहुत जो है ना हमें टॉर्चर किया है। मामा को कॉल कर कर कहती थी कि आप करती हैं शादी या फिर हम आपका कोई इंतज़ाम करें। अच्छा। इसकी वालदा भी यही चीज़ करती थी, इसकी बहन भी, इसके भाई भी, सब मुलविस थे इस चीज़ में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती जो है 2 महीने पहले वालदा से निकाह किया। हमें तो आइडिया भी नहीं था कि निकाह हो गया। आपको नहीं पता था? नहीं, क्योंकि हमारे घर से वालदा को लेके गया है और जाके इसने ज़बरदस्ती जो है निकाह किया। ज़बरदस्ती निकाह? हाँ जी। अच्छा। फिर निकाह उस दौरान हमारे नहीं, निकाह रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा। तो निकाह करने के बाद फिर ये आपके घर में भी रहता? नहीं सर, हमने इसे कभी अपने घर में एंटर नहीं होने दिया। ठीक है। ये यही कहता था कि मुझे अपने घर पे रखो, मुझे पैसे दो। तो मेरी वालदा इस चीज़ के सब खिलाफ थी कि मैंने अपनी जवान बेटियों में कभी भी तुम्हें नहीं रखना। अच्छा। पैसे किस चीज़ के मांगता? सर ये कहता था मुझे बिज़नेस करके दो, मुझे पैसे दो। मामा कहती थी कि मैं किस चीज़ का तुम्हें बिज़नेस करके दूँ, या हम इतने तो भी वो नहीं हुए कि हम किसी को भी बिज़नेस स्टार्ट करके दे सकें। ठीक है। कितने पैसे मांगता था? सर ये 1 करोड़ मांगता था। 1 करोड़? हाँ जी। और ये 9 से 10 लाख रुपया हमसे लेके खा भी चुका है, जो इसने अपनी बहन के नंबर पे मंगवाया हमसे। अच्छा बच्चे, आप ये बताएं कि कोई किसी को इतना तंग कर सकता है? लाहौर शहर है कि ज़बरदस्ती निकाह करे, पैसे दें, भत्ता भी मांगता रहा, कारोबार का भी कहता रहा, उसकी फैमिली भी डराती रही। आप क्यों, आपने किसी कानून का? सर हम इतने ज़्यादा टॉर्चर हो गए थे कि हमारे घर के सामने से उठता ही नहीं था। इसने पूरी एक वहाँ पे हर किसी को अपना नंबर दिया हुआ था कि ये घर से बाहर निकले तो मुझे बताना। बहुत सारे लोग इसने अपने मुखबिर हमारे इर्द गिर्द छोड़ दिए थे। और ये कहता था कि अगर अब मैं तो इस चीज़ का आदी हो गया हूँ, मैं तो पहले भी कत्ल करके बाहर निकल आया हूँ ना, तो मैं इस चीज़ का आदी हो गया हूँ। तुम मुझे पे 1 केस करोगी, मैं 2 दिन बाद फिर बाहर आके तुम्हारी बेटियों को भी कत्ल कर दूंगा और तुम्हारे भाइयों को भी कत्ल कर दूंगा, फिर तुम्हें कत्ल करूँगा। अच्छा। हाँ जी। तो इस चीज़ से मेरी वालदा डरती थी कि ये बाहर निकल आएगा फिर से, तो और फिर हमारी ज़िंदगी। हाँ जी सर, हम सिर्फ 3 बहनें हैं। कोई भाई नहीं है? नहीं सर, हमारा कोई भाई नहीं है, हमारी सिर्फ वालदा ही थी। हमारा सरमाया, हमारा सब कुछ हमारी माँ थी। ठीक है। अब पुलिस कितनी आपकी मदद कर रही है? सर पुलिस हमें कह रही है कि हमने पकड़ा है इसे, लेकिन कोई भी हमें इसका नहीं बताया कि ना हमें दिखाया है, ना कोई हमारा बयान लिया उन्होंने अभी तक। तो आपसे रब्ता नहीं किया पुलिस ने? बस यही बताने के लिए रब्ता किया कि हमने पकड़ लिया। हाँ। तो आप बता रही थी कि कोई आपको भी शायद धमकियां मिली? जी सर, हमें भी कोई हमला हुआ ऐसा? जी सर, हम अपनी अभी वालदा की डेथ हुई है तो हॉस्पिटल में थे, तो इसका दोबारा हमें धमकी बड़ा फ़ोन आया है। आपके मोबाइल पे? ये मेरी बहन के मोबाइल में। अच्छा।
कॉल आई है तो हमने पुलिस को पकड़ाई है, उधर एसएचओ खड़े थे, हाँ। हमने उनको कौन कॉल थे पकड़ा दिया है, SHO? एसएचओ चूंग थाना। अच्छा, तो हमने उनको कॉल पकड़ा दिया, तो उन्होंने कोई पौना घंटा आधा घंटा इससे बात भी की है कॉल पे। क्या बातें करते रहे? सर वो साइड पे हो गए थे, वो हमें नहीं पता क्या बातें करते रहे हैं। अच्छा, हाँ जी तो फिर उसके बाद कैसे गिरफ्तार हुआ, पता है कुछ? सर ये भी नहीं पता हमें, खुद पेश हो गया होगा? पता नहीं, इन्होंने कहा है कि हमने रेड की है, ये इतना बस रेड पता किया। मुझे। अच्छा, आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, आपकी माँ को कत्ल कर दिया, जी सर। आप पहले ही आपका वालिद सर पे नहीं था, तो क्या मुतालबा करती हैं हुकूमत से? सर मैं मुतालबा यही करती हूँ हमारी वज़ीर आला पंजाब से, हमारी मरियम नवाज़ जो हमारी माँ की तरह है, अब हमारी अपनी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो हमारी माँ की तरह है। मेरा उनसे सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इन्होंने, मैंने सुना है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है, ये हमारा केस वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं है अब, हमारी सिर्फ वालदा थी। हम मरियम नवाज़ को अपनी माँ की जगह देखते हैं, हम मरियम नवाज़ साहिबा को अपनी माँ की जगह देखते हैं। हम उनसे मदद मांगते हैं कि हमें इंसाफ भी दिलाएं और हमारी हिफाजत करें, क्योंकि हमारी जानें अभी तक खतरे में हैं। अभी भी आपको धमकियाँ मिल जी रही सर, अभी भी हमें पकड़े धमकियाँ जाने मिलती के हैं। बावजूद? जी सर। कौन दे रहा धमकियाँ? सर इसके पिछले जो घर वाले हैं, जो अभी तक बाहर खुले घूम रहे हैं, जो पहले हमारी वालदा को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते थे, अब वो हमें उस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब हुकूमत ने क्राइम कंट्रोल जो डिपार्टमेंट बनाया, उसकी शोहरत इस कदर हो चुकी है कि अब किसी को भी अगर इंसाफ का कोई मतलाशी होता है तो ये डिमांड करता है, अपील करता है हुकूमत से भी और पुलिस हुकाम से भी कि उनका केस जो है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। यकीनन इनको इंसाफ मिलना भी चाहिए। और पुलिस की जो इनिशियल रिपोर्ट थी उसमें यही चीज़ सामने आई थी कि जो कत्ल किया है वो शोहर ने किया है, लेकिन कत्ल की वारदात तो हुई, लेकिन जिस तरह से ये मुकदमे की मुद्दई है बच्ची, इसने बताया कि वो ज़बरदस्ती निकाह किया था और निकाह करने के बाद वो इनको डराता भी था, धमकाता भी था, पैसों का भी मुतालबा करता था मुलजिम, और 8 से 10 लाख रुपए का जो रकम थी वो इससे हासिल भी कर चुका था। कत्ल की वारदात किस तरह से हुई, लवाहिकीन क्या कहते हैं, मुकदमे की मुद्दइया क्या कहती है, ये दोनों चीज़ें हमने आपको सुनवाई। अब हम चलते हैं पुलिस के उस मौक़िफ़ की तरफ कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये हम आपको पुलिस की ज़ुबानी सुनवाते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है। एक शौहर अपनी बीवी को मर्डर करता है 10 तारीख को। तो उसी वक्त चूँकि एक ख़ातून मर्डर हुई थी, उसके साथ उसका एक्स हस्बैंड का देवर था और 2 उसकी बेटियां थी। ये हमारे लिए बड़ा एक हाई प्रोफाइल एक केस बन गया। उसी वक्त ख़ातून का मर्डर होना लाहौर में, और उसको ड्राइव करने के लिए जब वो जा रही थी शॉपिंग के लिए, तो उसी वक्त हमने इसको सीसीटीवी कैमरों के थ्रू इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। चूँकि लाहौर में रात के वक्त एक गाड़ी को ट्रैक करना सीसीटीवी में ये बड़ा एक हमारे लिए मुश्किल टास्क था। दिन रात मेहनत करने के बाद हम इस मुलज़म तक पहुँचे हैं। जो मुलज़म था इसने कोई ज़्यादा अरसा नहीं है, कोई अरसा 12 साल से तो इस खातून को जानता था, इसके साथ रिलेशन में भी था, लेकिन इन्होंने निकाह कोई 2 माह पहले किया था। निकाह करने के बाद इसने इस खातून को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उससे टेलीफोनिकली एक तो अक्सर लड़ाई झगड़े करता रहता था और उससे पैसे मांगता था कि मुझे कारोबार के लिए पैसे दो। वो खातून कहती थी कि मैं आपको पैसे क्यों दूँ, खुद आप मेहनत करें, मैंने जो मेहनत करके जो उसके इस खातून की भी दूसरी शादी थी, उन्होंने कहा कि जो मेहनत करके मेरे पास पैसे हमने कमाए हैं वो मैं आपको क्यों दूँ, आपका काम है आप मेहनत करें और हमें पैसे दें। ये एक क्रिमिनल था, पहले भी मर्डर केस में चालान हो चुका है, इसको सज़ा भी हुई, लेकिन उसके बाद ये बरी हो गया। बरी होने के बाद जब आया है तो ज़्यादा अरसा इसको नहीं हुआ, तो इसने खातून के साथ निकाह किया और उसको दोबारा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया पैसों के लिए। ये लड़ाई इनकी कोई 1 माह से चल रही थी। टेलीफोनिकली एक दूसरे को ये कॉल्स करते थे। ये उस खातून को अक्सर धमकियां लगाता रहता था। वो तमाम डाटा हमने फोरेंसिक के लिए भेज दिया है। वो कॉल्स इनकी ट्रैक हो गई हैं। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं, जिससे ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो मुलज़िम है
ये खातून को पैसों के लिए डरा धमका रहा था और इसी वजह से इसने खातून को मर्डर किया। उस इंसिडेंट वाले दिन भी ये तकरीबन 11 बजे उधर आ गया था। इसने ऑनलाइन एक गाड़ी जो कार थी वो बुक की और ड्राइवर को साथ ले लिया। अमजद जो ड्राइवर था इसका, वो इसके लिए अननोन पर्सन था, उसकी बुकिंग ऑनलाइन हुई थी, लेकिन वो इसके साथ इसने फिर उसका फ़ोन भी यूज़ किया, इसी के फ़ोन से ख़ातून को कॉल्स करता रहा। अब जब इसने उसको फॉलो करना शुरू किया तो पहले इसने गाड़ी उसकी को रोका है, रोकने के बाद ये निकला है बाहर उसको फायर करने के लिए, तो उन्होंने गाड़ी भगा दी। जब गाड़ी भगाई है तो उस वक़्त ये दोबारा गाड़ी में बैठा है, दोबारा गाड़ी इसको फॉलो करते रहे हैं। उस खातून ने बचने की बड़ी कोशिश की है, इवन ये कि वो चौकी शहर शाह की तरफ एक रास्ता जाता है तो उस तरफ भी जाते हुए उसने वन वे की वायलेशन करते हुए उस गाड़ी भगाई है, लेकिन ये ड्राइवर और ये मुलज़म उसके पीछे रहे हैं और जब ये बिल्कुल पास हुए तो उन्होंने फ़ायर किए। अनफॉर्चुनेटली उस खातून को लगे, नुसरतुन्निसा उस खातून का नाम है, वो बेचारी जाँ बहक हो गई। अब जो ये ड्राइवर का रोल था वो भी इसमें बड़ा नेगेटिव किस्म का था। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, लेकिन उस ड्राइवर ने अब ये कहता है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हम आपके तवस्सुत से लोगों को एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि ये जो इस किस्म की ऑनलाइन बुकिंग होती है उसमें कम से कम लोगों का रवैया देखें। अब ये जो ड्राइवर है ये मुलज़म के साथ तकरीबन 2 से ढाई घंटे या इससे भी ज़्यादा अरसा रहा था और उस मुलज़म की एक्टिविटीज़ इस किस्म की थी कि उसको फौरी तौर पे अगर वो पुलिस को कॉल कर देता, 15 पे इतला दे देता कि ये मेरे साथ मशकूक बंदा है, इसकी एक्टिविटीज़ इल्लीगल हैं, ये ख़ातून को डरा भी रहा है, धमका भी रहा है, तो ये एक सैड इंसिडेंट होने से बच जाता। उसकी नेगलिजेंसी, नाअहली की वजह से, और उसने अब हमारे पास कोई वजह भी नहीं है कि हम इसको इनका कोई प्रीवियस एक कभी नहीं मिले, लेकिन वो उसने एक ऐसा घिनौना इकदाम कर दिया है जिसकी वजह से इस मर्डर में उसने पूरा उसको फैसिलिटेट किया है, उसके साथ रहा है, उसको मौका दिया है। जबकि इस ड्राइवर को अगर ये अक्लमंदी से और ये इसका पार्टनर ना बनता तो बर वक़्त इतला दे देता अदारों को, तो उस खातून बेचारी की जान बच सकती थी। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हमने की है। ये खातून को अरसा 12 साल से जानता है। जब ये पहला इसने मर्डर किया 2018 में, उससे पहले भी इनका आपस में ताल्लुक़ था। अब जो निकाह है रजिस्टर्ड है, उसमें गवाहान भी हैं, उनको भी हम तलब कर रहे हैं, इसकी भी वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं। लेकिन जो हमें ऑडियोज़ इनकी आपस में मौसूल हुई हैं, जो हमें उनके मोबाइल से मिली हैं, उससे ये मतलब कहीं तासुर नहीं जाता कि ज़बरदस्ती हुआ है। अगर ज़बरदस्ती निकाह हुआ होता तो डेफिनेटली वो अप्रोच करती, पुलिस को करती। ये बार बार कॉल कर रहा था और इनके दरमियान जो एक रिलेशन था मियाँ बीवी वाला वो कायम था। डिस्प्यूट इनका पैसों की वजह से था, वो बात क्लियर है। इसको मैं इस नज़र से देखता हूँ कि जब आप एक ख़ातून है, शादीशुदा है, उसकी जवान बच्चियाँ हैं और वो एक ऐसे शख्स से शादी कर रही है जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है, उसकी प्रीवियस एक क्राइम में एक्टिविटी है, तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे हम लोगों को एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए अपने बच्चों को देखते हुए। उसकी ऐसे लोगों की जो क्रिमिनल हिस्ट्री रखते हैं कम से कम उनसे अवॉइड करना चाहिए। ये एक जब आप क्रिमिनल इंसान से जो ऑलरेडी एक मर्डर कर चुका है उससे रिलेशन में आएंगे तो आपको इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं। मैं उन खातून है बेचारी, उनको ब्लेम तो नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और इसमें एक जो मेन वजह है, अगर आपके किसी भी तरह किसी के साथ आपके मामलात ख़राब हो रहे हैं तो बर वक़्त पुलिस को इतला करनी चाहिए। इनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं और एक दूसरे के व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, उनसे हमें अंदाज़ा होता है कि इनके अंदर जो चपकलश थी, जो रंजिश थी, वो काफ़ी दिन पहले कायम हो गई थी। अगर वो खातून भी बर वक़्त इतला कर देती तो इस किस्म के इंसिडेंट से बचा जा सकता था। इसीलिए अगर कोई एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी किसी भी एंड से, किसी भी फ़र्द की तरफ से हो रही है तो उस मेरा ख़्याल है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है उसको फ़ौरी तौर पे पुलिस तक अप्रोच करके पहुंच जाना चाहिए ताकि जो इस किस्म के सैड इंसिडेंट है वो ना हो सकें।
ख़ातून चूँकि हम पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं, इसमें ख़ातून के साथ अक्सर देखने को मिलता है कि ज़्यादती हो रही होती है। ख़वातीन को अपने हकूक़ का अंदाज़ा होना चाहिए, उनके लिए स्पेशल सेल बने हुए हैं, उनकी हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए पुलिस ने बाकायदा एक अलहदा विंग बना दिया है। ऐसी ख़वातीन को चाहिए जिनके साथ किसी भी तरह, किसी भी हवाले से ज़्यादती है, प्रेशर है, या उसको किसी भी किस्म का कोई इशू है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का उसको झांसा दिया जा रहा है या उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो उस खातून को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे अपनी ज़ुबान बंदी करके घर में ना बैठे, मुतल्लिका इदारों को, पुलिस को बरवक़्त इत्तला दे और अपने हकूक़ के लिए वो फ़ाइट करे। ये खातून इस माशरे में हर एक इंसान के हकूक़ है, और ख़वातीन अक्सर जुल्म बर्दाश्त करके घर में बैठी रहती हैं। मेरा उन माओं से, उन बहनों को मेरा एक मैसेज है कि वो बिल्कुल भी खामोशी ना अख्तियार करें, और उनको चाहिए कि वो अपने हक़ के लिए, अगर वो ज़्यादा मज़लूम है तो वो अदारों का सहारा लें, अपनी आवाज़ मुतल्लिका फ़ोरम तक पहुँचाएँ ताकि पुलिस और दीगर महकमे उनकी बर वक़्त मदद कर सकें। अब अरसा 23 साल से हम फील्ड में हैं, तो अक्सर ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिल जाती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ख़वातीन का, वो अक्सर होता रहता है। घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, हमेशा ख़वातीन ही अपनी आवाज़ दबा के बैठी रहती हैं। और अब हम जिस किस्म के माशरे में रहते हैं, आपको भी अंदाज़ा है कि ख़ातून का बाज़ार में जाना भी मुहाल हुआ पड़ा है। हम बहैसियत इंसान इस कदर गिर चुके हैं कि हम हर आने जाने वाली औरत को ताड़ते हैं। वो हमारी माएँ बहनें भी, अगर मैं ताड़ रहा हूँ तो मेरी बहन भी, मेरी माँ भी किसी न किसी जगह पे ट्रैवल कर रही है, किसी बाज़ार में जा रही है, तो सेम उसी को भी उसी तरह उन्हीं नज़रों से देखा जा रहा है। हमें ये चाहिए कि इनको इनकी ड्यू रिस्पेक्ट दे, ताकि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी को भी वही रिस्पेक्ट मिल सके। दूसरी बेटी है जो उसी वकूए में, उस वाक़े में मौजूद थी, इसका क्या कहना है, इसकी भी ज़ुबानी जानते हैं। बच्चे, आप बताओ कि क्या हुआ था। जिस तरह आपकी बहन ने बताया कि आप पढ़ी लिखी हो, कोई शख्स किसी को इस तरह से डरा धमका सकता है और ज़बरदस्ती निकाह कर सकता है? अगर उसको सज़ा मिली होती पहली दफ़ा में ही, और कोई वो जेल से कभी बाहर ना आता, एक इंसान को सरे बाज़ार के अंदर सबके सामने मार के कत्ल करके, जिसके हज़ार गवाह हों, उसके बावजूद अगर वो वापस छूट के आ सकता है किसी जुर्म से, तो फिर वो किसी को भी डरा सकता है। वो किसी को भी ये कह सकता है कि मुझे एक्सपीरियंस है बचने का, मुझे एक्सपीरियंस है जेल से बाहर आने का, मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं किसी इंसान की जान जहाँ मर्ज़ी ले लूँ, फिर मैं उनके पिछलों को डराऊँगा, धमकाऊँगा, और फिर मैं बाहर आके दोबारा से यही हरकतें करूँगा। तो सर बिल्कुल ये पॉसिबल है, अगर कोई इंसान आपको ऐसे डराए तो वो हर काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आप ये बताइएगा कि आपकी भी मुलाकात होती होगी जब वो डराने धमकाने या घर आपके बाहर आता था, तो कोई ज़हनी तौर पे, कोई नफ्सियाती पहलू जो है वो तो नहीं लगता कि इस कदर कोई इस इंतहा तक चला जाता है? सर उसको कोई ज़हनी मसला नहीं, उसको सिर्फ यही ज़ोम है कि मैं हर जुर्म से बच सकता हूँ। सबसे बड़ी वजह जो उसकी ये सारा कुछ करने की है, जो वो बार बार करता है, वो एक दफ़ा का मामला नहीं, वो ये बात बार बार करता है कि मैं बच सकता हूँ, मैं बच सकता हूँ। वो सिर्फ इसीलिए सारे जुर्म करता है, वो सिर्फ इसीलिए लोगों को डराता धमकाता है क्योंकि उसको पता है कि मैं बच सकता हूँ। तो सर अगर वो इस दफ़ा भी बच जाए, इस दफ़ा भी उसको दोबारा छोड़ दिया जाए, तो क्या वो बाहर निकल के कभी अच्छा इंसान बन सकता है, जिसने पहली दफ़ा एक इंसान का कत्ल करने के बाद दोबारा से बाहर निकल के कत्ल कर दिया? नहीं सर, उसको कोई ज़हनी मसला नहीं है, उसको सिर्फ एक बदमाशी है, उसको सिर्फ ये ज़ोम है कि मैं बच जाऊँगा, जिसके लिए वो ये सब कर रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जब पैसे का मुतालबा वो करता था, रकम का मुतालबा करता था, यकीनन एक FIR तो आप लोग करवा चुके थे और उस वक्त भी आपको इंसाफ नहीं मिला, तो शायद इस वजह से उसको ज़्यादा आपने कानून का जो है वो सहारा नहीं लिया, कानून से मदद नहीं मांगी। कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिश्तेदार, किसी बड़े पुलिस ऑफिसर के पास भी तो आप लोग जा सकते थे, कहीं मदद नहीं ली?
सर मैंने जैसे आपको बताया है कि वो यही कहता था कि आप करेंगी मेरे पे क्या पर्चा करवाएंगी कि मैं पैसे मांगता हूँ, मैं 2 दिन बाद ज़मानत करा के बाहर आ जाऊँगा, फिर मैं सारा ख़ानदान ख़त्म करके एक दफ़ा अंदर जाऊँगा, ठीक है। फिर पीछे जब कोई आने वाला नहीं होगा तो मैं फिर बच जाऊँगा। सर मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एक तो उसको पैसों का बहुत है कि उसने पैसे लेने ही लेने हैं अगले बंदे से, उसने माफ़ी नहीं देनी किसी को, पैसे नहीं देंगे तो वो आपकी जान ले लेगा जिस तरह उसने मेरी माँ की जान ली है। तो और फिर वो यही सोचता है कि मैं बच के बाहर आ जाऊँगा, और उसको हर दफ़ा छोड़ भी दिया जाता है। सर कहीं पे ऐसा लगता है कि ऐसा होता तो फिर इस तरह ना होता, कुछ सोच में आती है ऐसी बात कि आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए था मज़ीद कि माँ की जान बच जाती? उस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा से अपील करनी चाहिए थी। अगर हमने मरियम नवाज़ साहिबा से पहले अपील की होती जिस तरह अभी हम कर रहे हैं तो शायद बच सकती मेरी माँ। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बच्चे हैं, अब अभी भी हम अपील यही कर रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा से कि आप हमारी माँ की तरह हैं, आप हमारी जान बचा लें, इससे पहले कि ये शख्स और इसके पिछले इसकी बहनें, इसकी माँ, इसके भाई, ये सब लोग जो इसके साथ मुलव्वस हैं, इसके जुर्म में साथ देते हैं और इसको शह देते हैं, और इसको छुड़ाने के लिए जिसके साथ इसने जुर्म किया होता है उनको धमकियाँ देते हैं, जो खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं यहीं पे सड़कों पे, इन्हीं सड़कों पे घूम रहे हैं और हमें धमकियाँ दे रहे हैं। इन सबको पकड़ें, इन सबको अंदर करें ताकि दोबारा ये कभी इस तरह का जुर्म दोबारा अंजाम ना दे सकें। ठीक है, ये पढ़ी लिखी बच्ची है और इस बात का एतराफ़ भी करती है कि उस वक्त जब ये सारा मामला चल रहा था, जिसको आज हुकूमत पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये आज अपील करती हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें उस वक्त इंसाफ के लिए उनके पास जाना चाहिए था या उन तक इनकी रसाई होनी चाहिए थी। बच्चे, आप पढ़ी लिखी हो और आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है, कैमरा आपके पास है, क्या कहना चाहती हैं, क्या जज्बात है, प्लीज़ यहाँ पे कह लें। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी इंसान का काम तो है ही नहीं। ये दरिंदा जो हर दफ़ा बच जाता है, ये दरिंदा जिसको हर दफ़ा कानून छोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि ये बाहर निकल के और लोगों को मारे। इस दफ़ा मेरी सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा से यही अपील है कि आपने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया इसी काम के लिए कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, जो लोग इकट्ठे होकर गैंग्स बना के लोगों को सड़कों के ऊपर मारते हैं, वो सब पकड़े जाएँ और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो मेरी मरियम नवाज़ साहिबा आपसे प्लीज़ यही अपील है कि हमारी मदद करें, इसका केस जो है उस नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करें और इसको इसके अंजाम तक इस दफ़ा पहुंचाएं, इसको फांसी पर चढ़ाएं। इसने जो रिपीटेड क्राइम्स किए हैं उसके लिए इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं इनकी शख्सियत या रोज़ानात की बात करूं तो इनके अंदर नफ्सियाती बहुत सारे पहलू पाए जाते हैं। इसमें एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं अगर आपसे बात करूं तो नार्सिस्टिक ट्रेट्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये नार्सिस्टिक ट्रेट्स होते क्या हैं? ये इस तरह की खसूसियत होती है इंसान के अंदर जिसमें वो कहता है कि जो मैंने कहा वो सही है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है, मैंने अपने फ़ैसले दूसरों पे मुसल्लत करने और जो मैंने बात कर दी है वही ठीक है 100%। मतलब पत्थर पे लकीर वाली बात होती है। इसमें होती हैं इस पर्सनैलिटी को जब हम जैसे जैसे ये खसूसियत बनती जाती हैं तो इसको कहते हैं नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस तरह के पर्सन में ये वाली करैक्टरिस्टिक्स जब पाई जाएंगी तो अमूमन वो अपनी चीज़ें दूसरों में मुसल्लत करना चाहेगा, वो कहेगा कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। जब उसके मुताबिक नहीं बातें होंगी तो वो क्या करेगा, वो जुर्म की तरफ जाएगा। अब जब उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है, नार्सिस्टिक ट्रेट डेवलप हो जाते हैं, अब इनके पीछे भी बहुत सारे पहलू होते हैं जिसमें हम बात करते हैं फ़ियर ऑफ रिजेक्शन की, फ़ियर ऑफ सोशल जजमेंट की। अब फ़ियर ऑफ सोशल जजमेंट या रिजेक्शन की अगर बात करूं तो इसमें ये होता है कि लोगों को ना इनकार सुनने की आदत नहीं होती। आप जैसे किसी को कहते हैं कि इनकार करना है या आपने किसी को ना कहा है तो इसका मतलब ये है कि वो डिफेंस के लिए अपने तैयार हो गया कि अब मैंने इसको किसी तरह जवाब देना है। अब वो उसको किस तरह से जवाब देगा, वो चाहे तो आपको जुर्म की तरफ वो चीज़ लेके जाएगी या आपको खुद ही वो पर्सन सुसाइडल अटैम्प्ट भी कर सकता है, क्योंकि वो अपनी जो वैलिडेशन है सेल्फ़ की, क्योंकि एक सेल्फ़ इस्टीम है उसको आपने वैलिडेट करना ही करना है। अब आपने अपनी इस ज़ात की नीड्स को पूरा करना है। अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो दैट्स मीन कि अब वो किसी ना किसी तरह गरज बाहर निकलेगा। इसलिए जो नार्सिस्टिक ट्रेट्स के पर्सन हैं या मैं कहूँ कि स्पेशली फ़ियर ऑफ रिजेक्शन के पर्सन हैं या फ़ियर ऑफ सोशल जजमेंट के लोग हैं जो कि सोसाइटी के कहने के ऊपर अपने रिलेशनशिप्स में आते हैं
देखें चाहे रिलेशनशिप आप किसी भी चीज़ का है, हस्बैंड वाइफ का है, फ्रेंड्स का है, लोगों का आपस में किसी भी किस्म के रिलेशनशिप हैं। अब उन रिलेशनशिप में जब आप कहें कि अगर मैंने अपनी पार्टनर की बात मानी तो सोसाइटी मुझे क्या कहेगी, अब वो चीज़ उसके अंदर एक मतलब आप समझ लें इंतशार बन के फैलेगी। वो कहेगा कि नहीं, अब अगर सोसाइटी ने मुझे पूछा मेरी तो हीन है, तो वो इंतकाम बन के उसके अंदर चीज़ निकलेगी जिसकी वजह से वो जुर्म की तरफ जाएगा। फिर कुछ होते हैं पैट्रियार्कल बिलीव्स। इन बिलीव्स को स्पेशली हम कहते हैं कि जिसमें मर्द जो होता है अपने आप को औरत से ज़्यादा समझता है, अजीम समझता है, अपने आप को कहते हैं सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जिसके अंदर पर्सन के अंदर अपने आप को एक किस्म का नाउज़ुबिल्लाह खुदा ही समझता है कि मैं खुदा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। और अगर किसी ने बाय चांस कह दिया कि नहीं तुम गलत हो, तो वो इख्तलाफ कल को इंतशार बनता है, इंतकाम की आग में बदलता है और फिर हम जुर्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर तो इस तरह के नफसियाती पहलू किसी पर्सन में हैं, ठीक है, जिसमें मैंने अभी आपको पैट्रियार्कल बिलीव्स की बात की है, ये वो वाले आपके बिलीव्स हैं जिसमें आप औरत को कमतर समझ रहे हैं। जब आप औरत को कमतर समझेंगे और कहेंगे कि निकाह का हक़ सिर्फ मर्द के पास है, औरत के पास नहीं, और अगर बाय चांस औरत ने इनकार कर दिया तो ये सारे फैक्टर्स मिलके पर्सन को जुर्म की तरफ लेके जाते हैं। इसके अंदर मैं आपको इस तरह की मिसाल दूंगी कि हमने ना हर चीज़ को ना खुद ही स्टिग्माटाइज़ कर लिया। अब जैसे आजकल अगर आपने काले रंग के कपड़े पहने और कुछ रिंग्स पहन ली हैं रेड कलर ब्लू कलर की इस तरह की, तो आपको सारे कहेंगे शाह साहब ठीक हैं, आप ठीक हैं, आपको कहेंगे आप शिया हैं, आप मजलिसें वगैरह करवाते हैं, आपको वो समझने लग जाए। मतलब हर किसी ने अपने तरीके से आसानी पैदा की हुई है। सेम इसी तरह मर्दानगी, इज़्ज़त और अना में भी ना हमने अपनी अपनी एक डेफिनेशन बनाई है। मर्द समझता है कि अगर मैंने औरत पे हुक्मरानी की तो ये मेरी मर्दानगी है, अगर मुझे इनकार हुआ तो औरत ने इनकार किया ही क्यों, वो उसकी अना के ख़िलाफ़ चलेगी बात। ठीक है, इसमें वो सिर्फ अपनी इज़्ज़त, अपनी ज़ात को कंसीडर करता है, वो किसी की ज़ात को कंसीडर नहीं करता। इसमें ये होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी की तरफ से, कुछ फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल में होता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिनके अंदर हम बात करते हैं कि ये लोग सोसाइटी की वजह से अपने अंदर ऐसी चेंजेस लाते हैं जिनसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका पार्टनर, उनके घर के लोग वो किस तरह से काम करें, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ सोसाइटी को एक्सेप्ट करने के लिए, सोसाइटी को अच्छा दिखाने के लिए, उनका मसबा रवैया लेने के लिए वो अपने पार्टनर के ऊपर तशद्दुद करें, हरास करें या कत्ल कर दें, उन्हें इनका कोई टेंशन नहीं होती। इसी तरह एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग इन चीज़ों में जाते हैं। फिर अगर मैं सोसाइटी या बाय लॉ की बात करूं, कानून की बात करूं, तो प्रीमेडिएटेड क्राइम इन्हें कहते हैं, जिसमें हमें पता है हम जुर्म कर रहे हैं, हमें पता है हम किसी का कत्ल कर रहे हैं, हम रेडी हैं कि हम किसी का कत्ल करने जा रहे हैं, लेकिन वो जो उसको एक इनकार, रिजेक्शन मिला होता है, जो उसको फियर मिला होता है, वो कहता है कि मैंने अपनी वो फुलफ़िल करनी है नीड, किस तरह से किसी को कत्ल करके। जैसे ये सना यूसुफ के केस के अंदर वो उस लड़के ने खुद एडमिट किया कि हाँ मैंने मारा, हाँ मैंने जो है ना, क्यों मारा, क्योंकि वो कह रही थी, उसने प्रपोजल सेंड किया, उसने 2 से 3 दफ़ा रिजेक्ट किया, उसने उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि वो उसको उसका हक समझता था, वो उसे अपनी मर्दानगी समझता था। तो ये वाले फैक्टर्स मिलके, चाहे वो सोशल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो या बायो हो, ये सारी चीज़ें मिलके ये काम कर सकती हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, आप पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं, आप पे हर चीज़ पे रोक टोक कर रहा है, आपको हर चीज़ पे ना आपकी हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव, पोजेसिवनेस शो करना, शक करना, दैट्स मीन कि अब ये रेड फ्लैग है, आपको इस शख्स से दूर रहना चाहिए, आपको इस शख्स के पास नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वो शख्स क्या कह रहे हैं, आप अच्छा, अगर वो शख्स आप पे बार बार कह रहा है मेरा अपना फ़ोन चेक करवाओ, ठीक है, तो इसका मतलब वो आपको एक रेड फ्लैग दे रहा है, आपने उससे दूर रहना। फिर इसी तरह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, मतलब अगर आप सिर्फ उसे कह रही हैं कि आज मैं ये काम नहीं करूँगी, बट वो कह रहा है कि तुमने करना है। अब अगर देखा जाए तो कंपैरिजन, अगर मुझे कोई कुछ कहे कि आपने ये काम करना है, मैं कहूँगी नहीं आज मेरा स्केड्यूल नहीं है, मैं आपका कल ये काम कर दूँगी, तो वो नॉर्मली क्या कहेगा, ठीक है मैनेज कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। बट वो पर्सन क्या कहता है, नहीं जब मैंने कह दिए तो आपने वो काम करना ही करना है। मीन्स नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स
अगेन वो डेवलप हो रहे हैं उस पर्सन में। अगर तो उस तरह वो पर्सन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे रोक टोक कर रहा है, आप पे चेक एंड बैलेंस रख रहा है, आपके इनकार पे गुस्सा कर रहा है और बाद में जब आप इनकार करते हैं तो आप पे हाथ उठाता है, अगर शिद्दत यहाँ तक चली गई है, तो ऐसे पर्सन से हमें दूर रहना चाहिए, हमें नहीं पास रहना चाहिए। मकतूला के लवाहिकीन कहते हैं कि उनकी मां ने मुलजिम के साथ शादी नहीं की थी, बल्कि मुलजिम ज़बरदस्ती उनकी वालिदा जो मकतूला हो चुकी हैं उसके साथ निकाह कर दिया था। ऐसे शख्स को जिसने ज़बरदस्ती निकाह किया हो, जिसका निकाह रजिस्टर ना हो और लवाहिकीन ये तो मानते हों कि निकाह हुआ था, चाहे ज़बरदस्ती हुआ था, लेकिन वो उसकी बीवी नहीं थी, इसके बारे में कानून क्या कहता है, ये माहिर कानून की ज़ुबानी जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, PPC 498B में ये फ़ाल करता है, ये जो जुर्म है फोर्सबली जो आप मैरिज होती है उसके हवाले से 7 साल से सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा और 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जिसमें 5 लाख रुपए जुर्माना भी है। और उस हवाले से जो केस है, मैं समझता हूँ कि ये उन्हें बिफ़ोर मर्डर जो है ना, इस हवाले से इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना चाहिए था, और बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन बिफोर थाना इनको इस सेक्शन के तहत एक FIR ज़रूर करानी चाहिए थी वालदा के हवाले से, या वालदा को ख़ुद कंप्लेनेंट बनना चाहिए था। देखिए जी, ये तो सज़ा जो है ना, ये माशरे में जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम और अदम बर्दाश्त के हवाले से जो एक तसलसल का बहाव है, ये उस ज़ुमरे में भी आता है कि मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इसमें आप में ये जो 302 है उसमें तो आप समझ सकते हैं कि उसमें सज़ाए मौत भी है और उम्र कैद भी है, तो इन्हें 10 साल से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए कम से कम, और वरना उम्र कैद तो ज़रूर होनी चाहिए। जो इस तरह के जज्बाती लगाव के साथ मामलात अगर माशरे में परवान चढ़ते हैं तो वो आपके बाकी रिश्तों के भी गले घोंट देते हैं, आपके अंदर रिश्तों का एतमाद ख़त्म हो जाता है। ये माशरती कत्ल और ये माशरा इस्लामी जो है उसका जो है ना, ये रास्ता रोका जा रहा है। इस तरह के मामला तो मैं समझता हूँ किसी काफरों के मुल्कों में उधर भी नहीं होते कि जब आप किसी रिश्ते में हो जाएं, इज़्दिवाज के हवाले से आपका जब रिश्ता कोई होता है तो आप उसका पहरा देते हैं। और इस्लाम में तो आप देखें कि इस हवाले से ढेर सारी हमारे ऊपर जो है ना पाबंदियाँ कि हमने अपने माँ का, अपनी बीवी का, अपनी बहन भाई का नान नफ़क़ा भी पूरा करना है, और उसके बाद उनका ध्यान रखना है, और उनके हम तहफ़्फ़ुज़, श्योरिटी, और अल्लाह ताला ने औरत 2 हों तो 1 उनकी गवाही बनाई है, और मर्द को उन्होंने फ़ोकियत दी, और 1 जो है वो मर्द वो पूरी गवाही के साथ मौजूद होता है। तो अल्लाह ने जब इतनी फ़ोकियत और आपको एक बढ़ावा दिया और आपको एम्पावर किया, तो आप औरत को इस तरह कमज़ोर क्यों करते हैं? और ये मिसालें दे के आप औरत का जो माशरे में हमारी माँ बनती है, जो एक नया माशरा डेवलप करती है, उसमें जो बच्चों का मुस्तकबिल बनाती है, उसे इस तरह के संगीन जराइम के जो मुर्तकिब लोग हैं वो तबाह व बर्बाद करें। इनको तो मैं समझता हूँ कि एक निशान इबरत बनाना चाहिए। देखिए जी, ये ऑलरेडी एक सेटल जो है ना मामलात हैं, गवर्नमेंट रेड जो है वो कायम रहनी चाहिए और वो रह रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है, ये इटसेल्फ ऑपरेशन से एक अलग डिपार्टमेंट है और इसका काम ही यही होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना। तो बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन बिफोर DIG इन्वेस्टिगेशन, ये अपने मामले को उनके पास लेके जाएं। अगर इन्वेस्टिगेशन सही तौर पे नहीं हो रही तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दें। सैयद फरहाद अली शाह साहब इस वक्त वहाँ पे बड़ा बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं, और चलान जो है सबमिट होने तक, उसके मुतकब होने तक ये सारा मामला जो है ना प्रोसिक्यूशन जो उस पर एक लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो डेवलप करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो है ना उसको एक पूरे स्नैरियो में ला के वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मैं नहीं समझता कि अगर उन्हें कोई मसला है तो इन्वेस्टिगेशन से वो डिप्राइव होंगे और अपने रिलीफ या इसमें कोई फ़ायदा लेने में उन्हें कोई तकलीफ़ होगी, वो एक एप्लीकेशन दे, और अगर थ्रेट होता है तो वहाँ पे एक अनदर न्यू एप्लीकेशन दे के वहाँ पे एक FIR करवाएं, और इस चीज़ को अपने सफ़ाए मिसल पे लेके आएँ, अपने IO को इस चीज़ से आगाह करें और प्रोसिक्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करें, तामन करें। जितना आप उन्हें तफ्तीशी अफसर को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, अपने सारे मामला से आगाह करेंगे, तो वो अपने एक फ़ैसला जो है ना और जो मामला कंक्लूड करने में उसको मदद मिले। देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो चीज़ है ना, इसकी बुनियादी जो इकाई है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें साइबर क्राइम का भी हाथ है। आप इस फोर्सबली शादी तक पहुँचते कैसे हैं?
ये एकदम से कोई ऑफ़र नहीं की जाती और एक्सेप्टेंस होती है और रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। ये पहले एक कहानी चलती है, किसी वाले से ब्लैकमेल की जाती है खातून, या वो हो जाती है, या किसी वाले से वो जज्बातियत का शिकार होकर उनको जो नाजुक लम्हे होते हैं उनमें वो अपने आप को किसी के हवाले कर देती है, तो फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है। इस हवाले से ख़वातीन को अपने मोहतात अंदाज से और जो उनकी ज़िंदगी गुजरी है वो अपने घर से जुड़ी रहे, अपनी फैमिली से जुड़ी रहे, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, जो अजीम और मैं समझता हूँ बेहतरीन रिश्ते हैं, तो वो कभी भी ब्लैकमेल नहीं होती। जब वो इंडिपेंडेंट होके और बाहर के लोगों को फेस करती है तो उसके जो सारे मामलात हैं वो जब बिखरते हैं और वो अपने बेस से कनेक्टेड नहीं होती, तो उसके बाद उसका जो ये ना सारा हाल हो जाता है। तो ख़वातीन को साइबर लॉ के हवाले से ये जो मामलात हैं जो उनको इस नच तक लेके जाते हैं कि जब उनकी वहाँ पे शादियाँ फोर्सबली होना शुरू हो जाती है, तो उसके पीछे कहानी एक करता होती है जिसके लिए उन्हें चाहिए कि मुतात रहें और अपने मामला जो है वो इस हद तक रखें कि जो कल वापसी भी हो सके। तो अगर मोबाइल्स या इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं और लोग यहाँ पे आपको झांसे दे के कोई आपकी शादी करना चाहता है या आपको किसी दोस्ती के किसी दाम में फंसाना चाहता है, तो आप पहले अपने फैमिली को एतमाद में लें, और अगर फैमिली में नहीं तो आप अपने ख़ानदान के बड़ों को लें, तो अपने फैमिली सिस्टम से जुड़े रहें, महफूज रहें और मजबूत रहें। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस बेदर्दी के साथ रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम एक खातून को कत्ल कर देता है और कत्ल की वारदात के बाद पुलिस उसको किस तरह से गिरफ़्तार करती है, रवायकीन का क्या कहना था, पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, ये सब कुछ आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया। और आने वाले वक्त में ये भी पता चल जाएगा कि इस मुलजिम को कितनी सज़ा मिलती है और पुलिस सज़ा दिलवाने में किस हद तक कामयाब होती है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।